हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं एमिनो एसिड्स में स्ट्रेकर्स सिंथेसिस। स्ट्रेकर सिंथेसिस एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है और इसके द्वारा अल्फ़ा एमिनो एसिड का संश्लेषण या सिंथेसिस किया जाता है। अल्फ़ा एमिनो एसिड, जैसा कि हमें मालूम है कि ऐसा एसिड जिससे जो जुड़ा हुआ पहला कार्बन, जिसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, उस अल्फ़ा कार्बन पर अगर एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो ऐसे एमिनो एसिड को अल्फ़ा एमिनो एसिड कहा जाता है। और उसी को सिंथेसाइज करने के लिए, उसी का संश्लेषण करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है स्ट्रेकर सिंथेसिस। इस स्ट्रेकर सिंथेसिस में किसी एक एल्डिहाइड को एमोनिया और HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिकृत किया जाता है, रिएक्ट किया जाता है, और जिससे अल्फ़ा एमिनो नाइट्राइल मध्यवर्ती यौगिक के रूप में हमें प्राप्त होता है। इस अल्फ़ा एमिनो नाइट्राइल का फिर अम्लीय माध्यम में जलीय अपघटन या एसिड हाइड्रोलाइसिस के द्वारा हम अल्फ़ा एमिनो एसिड को प्राप्त कर सकते हैं। स्ट्रेकर सिंथेसिस का जो ओवरऑल रिएक्शन है उसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। देखिए, एल्डिहाइड से हमने इस रिएक्शन को शुरू किया है, एमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाया है एल्डिहाइड का, और उससे हमें मिला है अल्फ़ा एमिनो नाइट्राइल। इस अल्फ़ा एमिनो नाइट्राइल का एसिड हाइड्रोलिसिस किया गया है जलीय माध्यम में, किसी भी अम्ल के साथ एसिड हाइड्रोलिसिस किया जाता है, जिससे कि अल्फ़ा एमिनो एसिड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अल्फ़ा एमिनो एसिड को इस तरह से ज्विटर आयन के रूप में भी लिखा गया है। जब हम अल्फ़ा एमिनो एसिड को प्राप्त करेंगे स्ट्रेकर सिंथेसिस के द्वारा और अम्लीय माध्यम में, तो हम इसका एक और आयनिक रूप हम देखेंगे NH3+ के रूप में हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। जो एमिनो एसिड के ऊपर जो आवेश होते हैं वो किस प्रकार के आवेश होते हैं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि पीएच, माध्यम का जो पीएच है वो किस प्रकार से है। इसके बारे में आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस पीएच में किस प्रकार का चार्ज एमिनो एसिड के ऊपर होता है। आइए देखते हैं इस स्ट्रेकर सिंथेसिस का मैकेनिज़्म। इस मैकेनिज़्म के पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ इमीन, यानी पहले स्टेप में इमीन का निर्माण होता है। हम देख रहे हैं कि जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड से शुरू हुआ। एल्डिहाइड में कार्बोनाइल समूह है, और ये जो कार्बोनाइल समूह है इसमें ऑक्सीजन जो है वो, क्योंकि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए वह पाई बंध के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। फलस्वरूप कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और कार्बन आसानी से नाभिक स्नेही के द्वारा इस पर आक्रमण हो सकता है। परंतु यदि, क्योंकि हम इस रिएक्शन को एक अम्लीय माध्यम में कर रहे हैं, यहाँ हम देख सकते हैं NH3 यानी एमोनिया और HCN, एमोनिया और HCN के उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। HCN में जो H है वो NH3 के साथ जुड़ जाता है और NH4+ के रूप में, जो कि यहाँ पर अलग करके हाइड्रोजन को दिखाया गया है ताकि अभिक्रिया को समझने में आसानी हो, इस प्रकार से माध्यम में उपस्थित रहते हैं। और ये जो प्रोटॉन है उसके साथ कार्बोनाइल कार्बन का जो ऑक्सीजन है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा उसके साथ बंध बना रहा है। साथ ही देखते हैं कि जैसे ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बंध बनेगा, हाइड्रोजन क्योंकि दो बंध यहाँ नहीं बना सकता, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का जो बंध है उसके इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ऊपर चले जाते हैं, और नाइट्रोजन के ऊपर चले जाने पर इन दोनों के बीच का बंध जो है वो टूट जाता है। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं NH4+ जो यहाँ था उससे NH3+ वापस मुक्त होकर विलयन में आ जाता है, और O और H, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक नया बंध बनता है जो कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। हम अब देख रहे हैं कि जो OH+, क्योंकि ऑक्सीजन पे 3 बंध हो गए और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, हमने देखा। और हमें ये भी मालूम है कि ये जो C+O है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। हमें ये भी मालूम है कि जो पाई बॉन्ड होता है वह दुर्बल होता है, और इसी कारण से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण पाई बंध के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है और अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए यह पाई बंध के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर, कार्बोनाइल ग्रुप के पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींच रहा है। ऐसा होते ही जो ये कार्बोनाइल कार्बन है वो बहुत अधिक इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। यहाँ जितना अधिक इलेक्ट्रोफिलिक था उससे भी अधिक इस स्थिति में आ जाता है, और इसी वजह से
जो प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड है उस पर नाभिक स्नेही आक्रमण आसानी से हो सकता है। नाभिक स्नेही आक्रमण इस अवस्था में भी कार्बन पर हो सकता है, परंतु उससे भी अधिक तीव्रता से इस अवस्था में हो सकता है जहाँ की जो एल्डिहाइड है वो प्रोटोनेटेड है या प्रोटोनीकृत किया हुआ है। अब इस स्टेप में देखिए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसमें अधिक है, तो इस अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा वह कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। फलस्वरूप कार्बन के ऊपर 5 बंध हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच एक नया बंध बनेगा, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं बना हुआ है। और इसी वजह से जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन अपनी ओर खींच रहा है, तो ये डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में इस प्रकार से परिवर्तित हो गया। तो अब हम देखते हैं जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यहाँ था वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में यहाँ पर चेंज हो गया है, और साथ ही कार्बन पर 4 बंध हो गए हैं, 4 सिग्मा बंध हो गए हैं, और एक OH ग्रुप वो यहाँ, ये R ये रहा, ये हाइड्रोजन ये रहा, और जो NH3 इसके साथ नया बंध इसने बनाया है वो NH3 यहाँ पर है। NH3 पर क्योंकि 4 बंध नाइट्रोजन के ऊपर हो गए हैं, इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर आ गया है प्लस चार्ज। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर जो है वहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये NH3 जो ग्रुप है NH3 प्लस, उसके एक प्रोटॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और इस तरह से होता है प्रोटॉन ट्रांसफ़र। इस प्रोटॉन ट्रांसफ़र की वजह से हम देख रहे हैं कि OH की जगह अब हो जाता है OH2 और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज, हम देख रहे हैं। और साथ ही आप देखिएगा कि NH3 की जगह एक प्रोटॉन के यहाँ पर चले जाने के कारण अब ये NH2 रह गया इसके पास, नाइट्रोजन के पास। तो ये हुआ प्रोटॉन ट्रांसफ़र। प्रोटॉन ट्रांसफ़र के बाद आप देख सकते हैं कि आसानी से ये जो OH ग्रुप है अब ये OH2 में परिवर्तित हो गया है, और OH2 में परिवर्तित होते ही ये जो OH ग्रुप है आसानी से निष्कासित होने वाला समूह बन गया है, क्योंकि OH अब H2O के रूप में निष्कासित हो सकता है। लेकिन इसको निष्कासित करने के लिए एक NH2 ग्रुप का या नाइट्रोजन का जो अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो उसको धक्का लगाता है, और वो इस प्रकार से कि ये जो अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है नाइट्रोजन के, वो जो नाइट्रोजन का अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है वो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाता है, विस्थापित हो जाता है या मूव कर जाता है, जिससे कि एक नया बंध कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बनता है। हमें मालूम है कि दो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा एक बंध का निर्माण होता है। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो अब डबल बॉन्ड के बीच में परिवर्तित हो गया है, और नाइट्रोजन पे हैं 2 हाइड्रोजन, वो ये 2 हाइड्रोजन हैं। लेकिन आप अगर देखें तो नाइट्रोजन पर अब 1 2 3 4, तो 4 बंद हो जाने की वजह से नाइट्रोजन पे हो गया प्लस चार्ज। और ये जो क्योंकि कार्बन पर यहाँ पर अगर ऑक्सीजन से भी बंध बना हुआ रहे तो 5 बंद हो जाते हैं, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए H2O में जो ऑक्सीजन है वह अपने बंध के इलेक्ट्रॉन, कार्बन के साथ के बंध के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ये वाला बंध टूट जाता है, और H2O जो है वो फ्री होकर यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है या उसका निष्कासन हो जाता है। फलस्वरूप हम देखते हैं कि पहले स्टेप के आखिर में हमें एक प्रोटोनेटेड इमीन हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि अगर ये एक हाइड्रोजन कम होता तो ये इमीन होता, और अगर नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है जैसे NH2 और प्लस चार्ज है तो ये कहलाएगा प्रोटोनेटेड इमीन, या इसे कहते हैं इमीनियम आयन। आइए हम देखते हैं कि सेकेंड स्टेप में क्या होता है। सेकेंड स्टेप में जो पहले स्टेप में जो प्रोटोनेटेड इमीन बना था जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ है, उस पर होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। माध्यम में जो रिएक्शन माध्यम है, रिएक्शन मीडियम है, उसमें HCN का CN- उपलब्ध है, जो कि इस कार्बन पर एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। देखिए ये जो कार्बन है वह एल्डिहाइडिक कार्बन से प्राप्त हुआ कार्बन है। एल्डिहाइडिक कार्बन अब इस वक्त sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और उस पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो कि पहले स्टेप के आखिर का नतीजा था।
सेकेंड स्टेप में ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक आसानी से होता है, क्योंकि ये कार्बन से जुड़ा हुआ जो नाइट्रोजन है वो न केवल डबल बॉन्डेड है बल्कि उसके ऊपर एक प्लस चार्ज भी है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है नाइट्रोजन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। और पाई इलेक्ट्रॉन जैसे ही वो नाइट्रोजन अपनी ओर आकर्षित करता है तो जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जो एल्डिहाइड कार्बन था, वो और अधिक इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है, और जिस वजह से न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण आसान हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिक कमी हो जाती है, बहुत कमी हो जाती है, क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नाइट्रोजन की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिसके वजह से जो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है Cn- के द्वारा वो आसान हो जाता है। हम देखते हैं कि जो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में परिवर्तित हो जाता है, और ये जो Cn है ये तल के ऊपर से और तल के नीचे से दोनों प्रकार से, दोनों दिशाओं से इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर आक्रमण कर सकता है। फलस्वरूप sp2 से जब ये sp3 कार्बन में परिवर्तित होता है यह यौगिक, तो हम देखते हैं कि जो अल्फ़ा एमिनो नाइट्राइल बना है, इसमें जो ये कार्बन है वो कायरल कार्बन बन जाता है। और क्योंकि दो विपरीत दिशाओं से, तल के ऊपर और तल के नीचे से इस कार्बन पर आक्रमण हो सकता है, तो हमें DL मिक्सचर, यानी ये ऐसे दो 50% एक आइसोमर और 50% दूसरा प्रतिबिंब रूप हमें प्राप्त होता है, और ये एक रेसिमिक मिक्सचर हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये जो रेसिमिक मिक्सचर है, इसमें से किसी एक जो मॉलिक्यूल को लेकर हम आगे नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे। और नेक्स्ट स्टेप ये जो है हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस जो है वो एमिनो एसिड बनने का जो स्टेप है, ये आखिर में ये दोनों D और L, डेक्स्ट्रो और लीवो, या आप कह सकते हैं D और L जो आइसोमर से दोनों ही प्रदर्शित करते हैं। तो आखिरी स्टेप में एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्फा एमिनो नाइट्राइल टू ऑब्टेन अल्फा एमिनो एसिड। तो अल्फा एमिनो नाइट्राइल का जो है हाइड्रोलिसिस होगा, किस प्रकार से हो रहा है, उन्हें अंत में जो है रेसिमिक मिश्रण मिलेगा हमको, क्योंकि दोनों ही आइसोमर जो हैं वो जो कि 50 और 50% उपस्थित हैं मॉलिक्यूल मिक्सचर में, दोनों ही रिएक्ट करके इस तरह से एक मिश्रण हमें प्रदान करेंगे। लेकिन ये किस प्रकार से होगा, आइए हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, एसिड हाइड्रोलाइसिस है, और ये हाइड्रोलाइसिस जो है वो एक्वस एसिड के द्वारा किया जाता है। एसिड कोई भी लिया जाएगा और वह एक्वस होता है, यानी जलीय विलयन यानी डाइल्यूट एसिड के द्वारा हाइड्रोलाइसिस ये होता है। ये मैकेनिज़्म आपको भले ही बड़ा लगे, लेकिन जब आप इसको ध्यान से करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे तब देखेंगे कि ये बहुत आसान है। यहाँ देखिए जो एल्डिहाइडिक कार्बन था, पहले एल्डिहाइड जो जिससे हमने शुरुआत की थी रिएक्शन की, उस एल्डिहाइड कार्बन का R और H ये दोनों हैं। उस एल्डिहाइडिक कार्बन में जो C डबल बॉन्ड O था, उसकी जगह यहाँ पर NH2 जुड़ा हुआ था, जो कि हमने इससे पहले वाले स्टेप में देखा है। और साथ ही हमने देखा है कि इसी एल्डिहाइडिक कार्बन पर एक CN ग्रुप भी जुड़ गया है आकर। तो ये है अल्फा एमिनो नाइट्राइल। इस नाइट्राइल अल्फा एमिनो नाइट्राइल में C ट्रिपल बॉन्ड N है। ये जो कार्बन है नाइट्राइल का, यह COOH ग्रुप में परिवर्तित होगा, ये COOH में परिवर्तित होगा। और लेकिन इसको COOH में परिवर्तित करने के लिए हमें यहाँ से नाइट्रोजन को हटाना होगा। नाइट्रोजन में 3 बंध हैं, जो इस ग्रुप में 3 बंध हैं नाइट्रोजन के, जो कार्बन से बॉन्डेड है। और इन तीनों बॉन्ड्स में अगर हाइड्रोजन लगा दिया जाता है, यानी 3 हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन को मिल जाते हैं, तो नाइट्रोजन जो है यहाँ पर से इस जगह से कार्बन से दूर निष्कासित किया जा सकता है, या इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। तो जैसे जैसे प्रोटॉन नाइट्रोजन के साथ जुड़ता चला जाएगा, वैसे वैसे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक एक बॉन्ड घटता हुआ चला जाएगा। साथ ही जैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर प्रोटॉन जुड़ता चला जाएगा, वैसे ही कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन का बंध भी बनता चला जाएगा। और यही ये पूरा मैकेनिज़्म है। स्टेप बाय स्टेप आप देखिए, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले हम ये बता दें कि क्योंकि ये एक्वस एसिड यानी जलीय अम्ल में होता है, तो यहाँ पर
अम्ल कोई भी ले सकते हैं, अम्ल HX मान लीजिए हमने लिया, तो उस X का जो X माइनस आयन है वो यहाँ दिखाया गया है, और जो H है वो वाटर के साथ H3O+ के रूप में यहाँ प्रदर्शित किया गया है। H3O+ को हमने H2O और H को अलग लिखा है ताकि अभिक्रिया की क्रियाविधि यानी रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने में आसानी हो। तो दिस इज़ H3O+। इसमें आप देखिए ऑक्सीजन के ऊपर है प्लस चार्ज। अब नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसकी वजह से वह H3O+ के एक प्रोटॉन के साथ वो बंध बना सकता है, और इसी वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बंध है उसके इलेक्ट्रॉन्स H3O+ के जो ऑक्सीजन है अपनी ओर ले लेता है, और ये बंध, क्योंकि दोनों ही बंध ऑक्सीजन के ऊपर, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर चले गए, इसी वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध है वो टूट जाता है। तो ये बंध टूट गया और यहाँ एक नया बॉन्ड बन गया। तो हम देखते हैं N के साथ H यहाँ जुड़ा हुआ है, और जो H3O+ है वो अब इसमें से H2O होकर निकल आया। इसके साथ ही एक और भी यहाँ पर हमारे पास ग्रुप है, दैट इज़ NH2। NH2 ग्रुप में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और क्योंकि माध्यम अम्लीय है और ये NH2 ये क्षारीय है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसके ऊपर भी एक प्रोटॉन आ जाता है। तो ये जो NH3+ है ये भी प्रोटोनीकृत हो जाता है। लेकिन NH3+ जो प्रोटोनीकृत होता है वो निष्कासित नहीं होगा। इस वक्त क्यों ऐसा है वो हम आपको एंड स्टेप में आकर बताएंगे। तो ये देखिए जो नाइट्रोजन CN जो ट्रिपल बॉन्डेड था, उस नाइट्रोजन के ऊपर एक और हाइड्रोजन आ गया है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर हो गया है 4 बॉन्ड्स, एंड इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर आ गया है प्लस चार्ज। नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया है। कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, विद्युत ऋणी ज़्यादा है, इसलिए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसने अपनी ओर खींचे। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही नाइट्रोजन अपनी ओर खींचे, जो कार्बन है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो गया। इसलिए जो वाटर मॉलिक्यूल है वो उसके जो ऑक्सीजन हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा कार्बन के ऊपर एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक नाभिक नहीं योगात्मक अभिक्रिया इसके ऊपर करते हैं। फलस्वरूप हम देख रहे हैं कि ये जो नाइट्राइल का जो कार्बन है उसके साथ ये ऑक्सीजन बॉन्ड इसने बनाया कार्बन के साथ, और ये रहा OH2 का बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, या कह सकते हैं H2O का बॉन्ड कार्बन के साथ, ये नया बॉन्ड बन गया है। और देख सकते हैं कि ऑक्सीजन ने क्योंकि 3 बंध बना है इसलिए उसके पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब निकट में ही उसी कार्बन से जिस पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसी कार्बन से नाइट्रोजन भी जुड़ा हुआ है डबल बॉन्डेड, और इस नाइट्रोजन के ऊपर एक है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए जो नाइट्रोजन है वह इस वाटर मॉलिक्यूल के जो इससे जुड़ा है आकर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एक प्रोटॉन उसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर, अबंधित इलेक्ट्रॉन पेयर को देते हुए उस हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बना लिया, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन ने अपने ऊपर आकर्षित कर लिए, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बंध टूट जाता है क्योंकि बंध के इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लिया। ऑक्सीजन हो गया न्यूट्रल क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स पूरे आ गए हैं, और हाइड्रोजन फ्री होकर इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ उसने बॉन्ड बना लिया। अब नाइट्रोजन के ऊपर हो गए कुल 4 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन के साथ, 2 कार्बन के साथ, और नाइट्रोजन के ऊपर आ गया फिर दोबारा प्लस चार्ज। आप देख सकते हैं कि इस स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ है। प्रोटॉन OH से लेकर नाइट्रोजन पर ट्रांसफ़र हुआ है, नाइट्रोजन से OH से नाइट्रोजन पर ट्रांसफ़र हुआ है। तो इस स्टेप को कहते हैं प्रोटॉन ट्रांसफ़र। प्रोटॉन ट्रांसफ़र होते ही एक फिर नई समस्या शुरू हो गई है, वो ये कि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। पाई बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपनी ओर खींचने शुरू कर दिए, और जैसे ही इन पाई बंध ने इलेक्ट्रॉन खींचने शुरू कर दिए, ये कहानी वही है जो हमने यहाँ देखी थी कि जैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आता है एक प्रोटॉन के जोड़ने के बाद, एक्स्ट्रा प्रोटॉन के जोड़ने के बाद,
तो वो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन्स खींचने लगता है। पाई बंद के इलेक्ट्रॉन्स खींचते ही ये जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है, और वाटर मॉलिक्यूल अपने ऑक्सीजन के लोन पेयर के द्वारा इसके ऊपर फिर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है। तो यहाँ पर आप फिर दोबारा लिख सकते हैं नाभिक स्नेही एडिशन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया या नाभिक स्नेही आक्रमण। ठीक उसी तरह से जहाँ की आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि नाभिक स्नेही आक्रमण हुआ था जो वाटर मॉलिक्यूल का कार्बन के ऊपर। अब आप देखें कि फिर दोबारा वही जो स्टेप यहाँ पर हुआ था वही हमने यहाँ पर दोहराया है, और कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना, वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के ऊपर 3 बॉन्ड हो जाने की वजह से, 1 बॉन्ड एक्स्ट्रा होने की वजह से यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया है। और नाइट्रोजन क्योंकि अपने लोन पर क्योंकि पाई बंद के इलेक्ट्रॉन्स उसने अपनी ओर खींच लिए थे, तो NH2 के रूप में वापस ये परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ था इस स्टेप में, ठीक उसी प्रकार से नाइट्रोजन पर OH2 से फिर दोबारा प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है। अपने अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा जो नाइट्रोजन है वो OH प्रोटॉन जो है उसके साथ ये बंध बनाता है। देखिए ये इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ये OH है, एक H अगर हटाकर हमने यहाँ दिखाया तो इसके बंध के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन ने ले लिए, ये हाइड्रोजन फ्री हो जाता है और वो H+ के रूप में फ्री होता है और इस नाइट्रोजन के साथ वो बंध बना लेता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हुआ, ये रहा प्रोटॉन ट्रांसफ़र, एक हाइड्रोजन यहाँ हट के NH2 के साथ लग जाता है। जो H+ यहाँ से निकलता है वो ये NH2 के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ आकर्षित होकर बंध बना लेता है। NH2 अब NH3 में परिवर्तित हो गया। अब NH2 NH3 में परिवर्तित हो गया और जो ये OH2 है वो OH में परिवर्तित हो गया क्योंकि इसने अपना प्रोटॉन NH2 को दे दिया। अब ये देखिए परफेक्ट सेटिंग है। यहाँ पर NH3 जो है वो आराम से निष्कासित हो सकता है, लेकिन निष्कासित होने के लिए पीछे से धक्का लगाना पड़ता है और वो धक्का जो है ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन के बीच में आ जाते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाते हैं और इस प्रकार से कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरी हो जाती है और इसलिए कार्बन और नाइट्रोजन के बंध के इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन आसानी से अपने और लेकर अपने साथ लेकर NH3 के रूप में बाहर निष्कासित हो जाता है। यहाँ जो दूसरा NH3 था जो यहाँ से प्राप्त हुआ था वो NH3, इस NH3 को धक्का लगाने के लिए यहाँ कोई भी समूह उपस्थित नहीं है, इसलिए ये NH3 निष्कासित नहीं होता। इसको जो यहाँ पर जो कार्बन जिससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ये जो नाइट्राइल कार्बन था उस नाइट्राइल कार्बन से जो ये नाइट्रोजन हमें NH3 हमें मिला, नाइट्राइल ये जो नाइट्रोजन है वही ये नाइट्रोजन है। तो ये नाइट्राइल कार्बन से जो हमें NH3 ग्रुप मिला है उसका निष्कासन यहाँ पर ये OH ग्रुप जो है आसानी से इसके इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा इसको धकेल कर बाहर निकाल देते हैं। अब देखें कि फलस्वरूप जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड था वो OH C डबल बॉन्ड OH+ के रूप में यहाँ परिवर्तित हो गया है और जो माध्यम है रिएक्शन मीडियम है उसमें अमोनिया उपस्थित है जो कि निष्कासित होकर यहाँ से निकला था। अमोनिया पर क्योंकि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फिर इस जो प्रोटॉन को वह अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, डीप्रोटोनेशन होता है यानी प्रोटॉन निकल जाता है यहाँ से और NH3 है जो वो NH4 के रूप में यहाँ निष्कासित हो जाता है। क्योंकि हमने एसिड लिया था और उस एसिड में X- आयन भी था, वो X- आयन इस एमोनियम आयन के साथ मिलकर ये लवण के रूप में माध्यम में उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार से जैसे ही डीप्रोटोनेशन होता है तो C डबल बॉन्ड OH+ जो है C डबल बॉन्ड O में परिवर्तित हो जाता है। हम देख सकते हैं कि इस प्रकार हमें ये एमिनो एसिड प्राप्त हुआ है। माध्यम क्योंकि यहाँ पर NH3 जो है वो इसलिए है क्योंकि NH2 ने एक प्रोटॉन माध्यम रिएक्शन मीडियम के एसिड से प्राप्त करके NH3+ में ये परिवर्तित हो गया है। जैसे जैसे pH का माध्यम का जो pH है जैसे जैसे परिवर्तित होता है वैसे वैसे जो ये प्रोटॉन या तो एमिनो एसिड के साथ जुड़ता है या एमिनो एसिड से निष्कासित होता है। तो माध्यम का pH कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एमिनो एसिड ज्वेटर आयन के रूप में है या किसी दूसरे आयन के रूप में है। एक चीज़ और है कि हमने किसी जो स्टेप 2 के आखिर में D और L 2 आइसोमर प्राप्त हुए थे, किसी एक आइसोमर को लेकर हमने इस रिएक्शन को पूरा किया है, लेकिन दोनों ही
आइसोमर इस रिएक्शन में भाग लेते हैं। इसी वजह से रिएक्शन के अंत में यानी स्टेप 3 के अंत में हाइड्रोलिसिस जब होता है नाइट्राइल का, तो दोनों आइसोमर हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं, डी और एल एमिनो एसिड। एक रेसिमिक मिश्रण का हमें प्राप्ति होती है। ये जो डी एल आइसोमर्स हैं इनका रिजोल्यूशन किया जाता है, ये यानी एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर से पृथक्कृत किया जाता है। जितने सभी प्राकृतिक रूप से उपलब्ध एमिनो एसिड्स होते हैं वो सभी एल एमिनो एसिड के रूप में उपस्थित होते हैं। केवल ग्लाइसिन ही एक ऐसा एमिनो एसिड है जिसमें कोई कायरल कार्बन नहीं होता, यानी वो रेसिमिक मिश्रण प्रदान नहीं कर सकता, यानी वो डी और एल आइसोमर प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ जो कार्बन है वह उसमें एक समान एटम CH2 दो हाइड्रोजन एक जैसे, दो ग्रुप एक जैसे, यानी दो हाइड्रोजन इसके ऊपर उपस्थित हैं, जिसकी वजह से जो ये केंद्रीय कार्बन है ये कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन नहीं हो सकता। आइए देखते हैं कि डी एल एमिनो एसिड को आमतौर पर किस प्रकार से एक दूसरे से पृथक्कृत किया जाता है। रेसिमिक मिक्सचर से हम डी और एल को कैसे पृथक्कृत करते हैं। हमने रेसिमिक मिक्सचर जो है उसको लिया और एक किसी ऑप्टिकली एक्टिव एमीन को हमने उसके साथ अभिकृत किया और इसको हम कहते हैं रिजॉल्विंग एजेंट। क्योंकि ये जो रिजॉल्विंग एजेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डी और एल को अलग अलग करने में, पृथक्कृत करने में मदद करता है। ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं। देखिए ये एमीन है जो बेसिक है, एमिनो एसिड है और इसमें अम्लीय ग्रुप उपस्थित है, इसलिए दोनों मिलकर आपस में सॉल्ट का निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। और ये जो लवण है वो डायस्टीरियोमेरिक लवण होते हैं। डायस्टीरियोमेर का अर्थ ये है कि वो ऑप्टिकल आइसोमर, वो प्रकाशिक समावयवी जो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप न हो, तो ये एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप नहीं होते हैं और डायस्टीरियो आइसोमर के जो गुण होते हैं एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर के कई जो रिएक्शंस या कई जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, केवल वो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप होते हैं, जबकि डायस्टीरियो आइसोमर्स के कई गुण एक दूसरे से अलग होते हैं। अब आप देखिए कि डायस्टीरियो आइसोमरिक जो सॉल्ट होता है, क्योंकि जो डी का सॉल्ट होगा और एल का सॉल्ट होगा एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स है, एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप नहीं है, एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर प्रकाशिक समावयवी हैं परंतु एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप नहीं है। इसलिए वो अलग अलग प्रकार के सॉल्वेंट के साथ अलग अलग प्रकार से विलय होंगे। जिसमें एल विलय होगा उसमें डी नहीं हो सकता है और जिसमें डी विलय होगा उसमें एल विलय नहीं हो सकता है। इसके अलावा अलग अलग ताप पर अलग अलग विलयता ये प्रदर्शित करते हैं, जिसकी वजह से उनको एक दूसरे से क्रिस्टली अलग अलग कंडीशन में अलग अलग विलायकों के द्वारा अलग अलग प्रकार से क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। यानी किसी एक कंडीशन में अगर डी क्रिस्टलीकृत हो रहा है तो एल जो है वो विलयन में ही पड़ा रहेगा और दूसरे किसी कंडीशन में दूसरे किसी विलायक के द्वारा एल का क्रिस्टलीकृत एल को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, जबकि डी क्रिस्टलाइज नहीं होगा, यानी उसके डायस्टीरियो आइसोमेरिक सॉल्ट क्रिस्टलाइज नहीं होंगे। तो इस प्रकार से एक दूसरे को हम रेसिमिक मिक्सचर से अलग कर सकते हैं। आइए देखते हैं स्ट्रैकर सिंथेसिस के कुछ मॉडिफिकेशंस। देखिए स्ट्रैकर सिंथेसिस में हम HCN का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हैंडल करना, जिससे काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो पहला मॉडिफिकेशन दिया था एर्लेनमायर ने और इस विधि को कहते हैं एर्लेनमायर मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रैकर सिंथेसिस। इसमें जो है सबसे पहले एल्डिहाइड का जो रिएक्शन है वो HCN के साथ किया जाता है, जबकि स्ट्रैकर सिंथेसिस में हमने देखा सबसे पहले उसका रिएक्शन एमोनिया के साथ किया जाता है। तो इसका जस्ट रिवर्स है, पहले HCN के साथ रिएक्शन करवाया, फिर एमोनिया के साथ रिएक्शन कराया और जो अल्फा एमिनो नाइट्राइल मिला उसका एसिड हाइड्रोलाइसिस ठीक उसी प्रकार से किया जैसे कि हमने स्ट्रैकर सिंथेसिस में किया था। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है वो
ज़ेलेंस्की स्टैटनिकॉफ मॉडिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें भी क्योंकि HCN बहुत पॉइजनस है, इसलिए इस जो मेथड में थोड़ा और आगे डेवलप्ड मेथड है। इसमें NH4Cl और NaCN यानी अमोनियम क्लोराइड और सोडियम साइनाइड के साथ एक ही स्टेप में एल्डिहाइड का रिएक्शन करवा लिया जाता है। ये जो NH4Cl और NaCN है, ये अंततः जाके जो NH3 और हाइड्रोजन साइनाइड प्रदान करते हैं, और जो बीच में जो बनने वाला यौगिक है वो है NH4CN। तो अंततः रिएक्शन इन दोनों रिएजेंट्स के साथ ही होती है, लेकिन जो इनिशियल रिएजेंट जिनको आसानी से हम हैंडल कर सकते हैं वो है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम साइनाइड, उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो ये मॉडिफिकेशन ज़ेलेंस्की स्टैटनिकॉफ मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रकर सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। एक एप्लीकेशन देख रहे हैं हम यहाँ पर अपने स्क्रीन पे। ये जो कंपाउंड है जो कि एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड इसलिए आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और H यहाँ पर है, उसके बाद ये है CH2 और उसके साथ ये एरोमेटिक जो रिंग है वो जुड़ा हुआ है। इसका NH4CN के साथ, जैसे अभी हमने देखा है जो ज़ेलेंस्की स्टैटनिकॉफ मॉडिफिकेशन है उसमें NH4CN का यूज़ हुआ है, तो उसमें NH4CN के साथ और एसिड हाइड्रोलिसिस और हीट के द्वारा इस रिएक्शन को किया गया। तो ये स्ट्रकर सिंथेसिस ही है जो इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जिससे ये यौगिक हमें मिल रहा है। देखिए ये अल्फा अमीनो एसिड है, अल्फा कार्बन पर NH2 ग्रुप जुड़ गया है और ये DL डोपा हमें उत्पाद के रूप में मिलता है। ये एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड इसलिए है क्योंकि इसका जो L आइसोमर है वह पार्किंसंस डिजीज़ जो होता है उसके उपचार के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए ये इसका L आइसोमर एक मेडिसिन के रूप में काम में लिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि स्ट्रकर सिंथेसिस के बारे में आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को पॉज करते हुए देखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अलग अलग pH में हम एमिनो एसिड्स के चार्ज को हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियोस देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, and thank you for being with me.